अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अली खान स्कूल्स। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास की फिज़िक्स का यूनिट 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ये वो चीज़ें हैं जो आप इस चैप्टर से सीखेंगे। शुरू करते हैं पढ़ना। Science, technology and society connections. The students will be able to explain the diffraction of radio waves but not of TV waves. Transmission can be heard in such areas where the waves cannot reach directly. अब कहने का मकसद है कि हम रेडियो वेव्स की डायफ्रैक्शन को देखेंगे और टीवी वेव्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि इनकी ट्रांसमिशन को हम स्टडी नहीं कर रहे। आज सच सिर्फ रेडियो वेव्स को हम स्टडी करेंगे, लेकिन दोनों ही ईएम वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। वैसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। और इनकी डायफ्रैक्शन क्या होती है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाओ। A body is said to be vibrating if it moves back and forth or to and fro about a point. अब ये वाइब्रेशन की डेफिनेशन है। अगर एक बॉडी एक ही पॉइंट के गिर्द घूम रही हो तो उसको वाइब्रेटिंग कहते हैं हम। अनदर टर्म फॉर वाइब्रेशन इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन भी वाइब्रेशन की ही टाइप है। क्या डिफरेंस है ये हम आगे देखेंगे। A special kind of vibratory oscillatory motion is called simple harmonic motion, which is the main focus of this chapter. अब वाइब्रेशन या ऑसिलेटरी मोशन की एक टाइप है फर्दर, जिसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है। हम ये डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। शुरू करते हैं एसएचएम का टॉपिक। इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी विल डिस्कस सिंपल हार्मोनिक मोशन of different systems, the motion of mass attached to spring on a horizontal frictionless surface, the motion of ball placed in a bowl, and the motion of a bob attached to a string are examples of SHM. अब उसने कहा है कि हम SHM को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल स्टडी करेंगे, और 3 एग्जांपल्स उसने दे दी हैं कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक मास अटैच्ड हो स्प्रिंग के साथ, दूसरा है मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बोल, एक बोल के अंदर आप एक बॉल को रख छोड़ देते हैं तो उसकी मोशन किस तरह की होती है, वो SHM को रिप्रेजेंट करती है। तीसरा है मोशन ऑफ अ बॉब अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ठीक है, अब सबसे पहले मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, जो कि उसने फिगर में शो किया हुआ है। फिगर में आप देख रहे होंगे कि मास m है, वो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है और अपनी फ्री स्टेट में वो पोजीशन O पे मौजूद है। अब A, O और B जो हैं ये पोजीशंस हैं। ए और बी इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ओ जो इसकी है वो मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन वो पोजीशन है जहाँ पर वो एट रेस्ट स्टे करता है। एक्सट्रीम पोजीशन वो होती है जहाँ पे वो इन स्टेट ऑफ मोशन थोड़ी देर के लिए आता है और थोड़ी देर के लिए रेस्ट में होता है। If the spring is stretched or compressed through a small displacement x from its mean position, it exerts a force on the mass. According to Hooke's law, the force is directly proportional to the change in length of the spring, that is, F is equal to minus kx. उसने कहा कि आप एक फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर और आप इसको पोजीशन ए पर ले आते हैं और आप इसको छोड़ देते हैं, तो कहता है कि स्प्रिंग उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है एफ, जो कि उसकी मीन पोजीशन की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है और वो उसको उसकी तरफ लेके जाता है। और इस फोर्स की वैल्यू क्या है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस यहाँ पे मतलब है क्योंकि एक्स चूँकि ओ से ए तक का डिस्टेंस है और इसकी डायरेक्शन ओ से ए की तरफ है, इसलिए माइनस यूज़ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी फोर्स है। ठीक है, के यहाँ पे कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड के इज द कांस्टेंट कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइंड एज एफ इज के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। अब जितने भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स हैं सारे ही डिफाइन होते हैं उन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स जिनके थ्रू ये डिफाइन हुआ है। मतलब अब जैसे ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताया गया है विद अ नेगेटिव साइन। द वैल्यू ऑफ के इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। अब ये के की डेफिनेशन है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग, मतलब जितना सख्त स्प्रिंग होगा उतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, स्प्रिंग स्टिफ स्प्रिंग्स हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के एंड सॉफ्ट स्प्रिंग्स हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ के। उसके बाद जैसा कि आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू एम ए बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं हम। देयरफॉर के किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। सेम वही इक्वेशन जो हम ऊपर देख रहे हैं उसमें हमने बस पुट कर दिया है एफ की वैल्यू, वहाँ से हमारे पास एक ए का रिलेशन आ जाएगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। It means that the acceleration of a mass attached to a spring is directly proportional to its displacement from the mean position. Hence, the horizontal motion of the mass spring system is an example of SHM. अब ये जो चीज़ है acceleration is directly proportional to minus x, ये SHM की डेफिनेशन है कि जहाँ ऐसा सिस्टम जहाँ पे acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position, वो आपका SHM शो करेगा, मतलब वो उसकी मोशन, उस सिस्टम की मोशन SHM होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। और नेगेटिव यहाँ पे डायरेक्शन को शो कर रहा है।
The negative sign in equation 10.1 means that the force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement of the mass. Because the spring force always acts towards the mean position, it is sometimes called restoring force. अब उसने यहाँ पे एक फोर्स का नाम लिया जो सबसे पहले हमने इसको डिफाइन किया था, वो थी F. उसको वो कहता है रिस्टोरिंग फोर्स, और उसकी डेफिनेशन क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. मतलब जहाँ भी हो बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, अनलेस वो मीन पोजीशन पे है तब तो वो फोर्स अप्लाई नहीं होगी, लेकिन जहाँ भी हो, एक्सट्रीम पे हो या उनके बीच हो, एक्सट्रीम और मीन के, वहाँ पर ये फोर्स अप्लाई होगी और ये उसको मीन पोजीशन की तरफ पुल करी होगी. ठीक है. इनिशियली द मास इज m is at rest in mean position O and the resultant force on the mass is 0. Suppose the mass is pulled through a distance x up to mean extreme position A and then released. वही बात कि उसने O पे मौजूद थी आपकी बॉडी, आपका मास m, वहाँ से उसने उठा के उसको A पॉइंट पे ले गया जो कि उसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी, वहाँ पे जाके उसने उसको छोड़ दिया. अब उसने वापस आना है. अब वो कह रहा है कि पोजीशन ए पे पॉजिटिव वे में, जहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं पॉजिटिव वे राइट साइड पर दिखाया हुआ है, वहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है. इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम. इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने का मतलब है कि यहाँ पर किनेटिक एनर्जी इसकी मिनिमम होगी या ज़ीरो होगी. मिनिमम ज़ीरो कहना सही नहीं है, मिनिमम कहना ज़्यादा बेहतर है. इसके बाद जब वो दोबारा बॉडी वापस आती है अपनी मीन पोजीशन पर, तब मीन पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है. उसके बाद जब वो दोबारा वहाँ से होते हुए आगे जाती है अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन माइनस ए पे, तब उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, और ऐसे ही इसका सर्कल पूरा चलता रहता है. Due to the restoring force, the mass moves back towards the mean position. The magnitude of the restoring force decreases with the distance from the mean position. जितना आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, restoring force की मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा from the mean position, and it becomes zero at a is equal to this. However, the mass gains speed as it moves towards the mean position, and its speeds become maximum at O. Due to inertia, the mass does not stop at the mean position O, but continues its motion and it reaches the extreme position B. मतलब इस तरह इसकी मोशन चलती रहती है from A to B. As the motion, बल्कि B नहीं, उसने नेगेटिव A कहा है, वो बोल उसको B रहा है. As the mass moves from the mean position O to the extreme position B, the restoring force acting towards the mean position steadily increases its strength, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाती है. हेंस द स्पीड ऑफ द मास डिक्रीजेस. अब स्पीड जो है वो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है, तो काइनेटिक एनर्जी जहाँ मैक्सिमम होगी वहाँ स्पीड आपकी मैक्सिमम होगी, और वो मेन पोजीशन पे है. ठीक है. द मास फाइनली कम्स ब्रीफली टू रेस्ट एट एक्सट्रीम पोजीशन बी. यहाँ पे रेस्ट का मतलब है कि स्पीड इसकी मिनिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम हो जाएगी, यानी कह लेंगे तकरीबन दोनों ही जीरो होंगे, लेकिन स्मॉल वैल्यूज होंगी, हम जीरो नहीं करते, स्मॉल वैल्यूज करते हैं. Ultimately, the mass returns to the mean position due to restoring force. This process is repeated and the mass continues to oscillate back and forth toward the mean position. Such a motion of mass attached to a spring on a certain horizontal frictional surface is known as simple harmonic motion. The time period of a simple harmonic motion of mass attached to a spring is given by the following equation. T is equal to 2 pi under root m by k. बॉल एंड बॉल सिस्टम. अब ये इसने टाइम पीरियड का एक फार्मूला बता दिया जो कि आगे जाकर न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होगा, इसको याद रख लें. m ओवर के एक रेशियो है मैस और उस स्प्रिंग कांस्टेंट का. मैस जो आपके अटैच की हुई है, के उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसलिए इसको मैस स्प्रिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसके टाइम पीरियड के फॉर्म में सिर्फ मैस और स्प्रिंग आते हैं, बाकी सारा कुछ कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट आता है. सॉरी. बॉल एंड बॉल सिस्टम. अब एक बॉल है आपके पास, उसके अलावा एक बॉल है आपके पास जिसके अंदर आपने उस बॉल को छोड़ दिया. बॉल का साइज़ बॉल से काफ़ी छोटा है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं. द मोशन ऑफ बॉल प्लेस्ड इन अ बॉल इज अनदर एग्जांपल ऑफ एसएचएम. एसएचएम का एग्जांपल का मतलब है कि यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि जहाँ पे आप बॉल को शुरू में रखते हैं वहीं से डिफाइन होता है आपकी मोशन कैसी होगी. ठीक है. व्हेन द बॉल इज एट द मीन पोजीशन ओ, दैट इज एट द सेंटर ऑफ द बॉल, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज जीरो. इन दिस पोजीशन वेट ऑफ द बॉल एक्ट्स डाउनवर्ड एंड इज इक्वल टू द अपर नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉल. हेंस देयर इज नो मोशन. मतलब कि आप अगर उसको डायरेक्ट सेंटर पॉइंट ओ पे रख देते हैं तो उस पर एक वेट उसका नीचे एक्ट कर रहा है और एक रिजल्टेंट फोर्स आर एक्ट कर रही है वाइल सरफेस ऑफ द बॉल. ये इसके अपने इंटरनल स्ट्रेंथ की वजह से है जो कि इसको टूटने नहीं देती. अब जब आप इसको यहाँ रख देंगे तो मोशन जो है आपकी नहीं होगी, क्योंकि दोनों रिस्टोरिंग फोर्स और बॉल फोर्सेस दोनों इक्वल हैं. अब दूसरा केस, हेंस देयर इज नो मोशन. नाउ इफ यू ब्रिंग द बॉल
to position A and then release it, the ball will start moving towards the mean position O due to the restoring force caused by its weight. At position O, the ball gets maximum speed and due to inertia, it moves towards the extreme position B. While going towards the position B, the speed of the ball decreases due to restoring force which acts towards the mean position. At the position B, the ball stops for a while and then again moves towards the mean position under the action of restoring force. This to and fro motion of the ball continues about the mean position O till all its energy is lost due to friction. Thus, the to and fro motion of the ball about a mean position placed in a bowl is an example of simple harmonic motion. मतलब कि अगर आप उसको ए या बी पॉइंट पर रख दें तो उसका वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड्स, जिसकी वजह से वो नीचे मीन पोजीशन की तरफ आती है, मीन पोजीशन की तरफ आके फिर दोबारा आगे ए पोजीशन की तरफ जाती है बॉल, वहाँ से फिर स्टोरिंग फोर्स दोबारा एक्ट करती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और यही चलता रहता है। इस तरह इसकी मोशन चलती जाती है और इसकी एक्सेलरेशन इसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह ये एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही है। उसके बाद आता है मैस अटैच टू अ स्ट्रिंग या कह लेंगे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम भी आप इसको कह सकते हैं। A simple pendulum also exhibits SHM. It consists of a small bob of mass m suspended from a light string of length L fixed at its upper end. अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बॉब है जैसे आपको नज़र आ रहा है ऑफ मैस m इस फिगर में, जो कि एक स्ट्रिंग से अटैच है, इसकी लेंथ है L। अब जब उसको आप फ्री छोड़ देंगे तो आप देखेंगे जिस तरह सेंटर वाली फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि वेट उसका mg के इक्वल है और वही टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग के इक्वल है, इसकी वजह से इसकी कोई मोशन नहीं होगी। ठीक है, इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, अभी इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कर रहा है। इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज जीरो एंड द बॉब इज स्टेशनरी। नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, द नेट फोर्स इज नॉट जीरो, there is no force acting along the string as the tension in the string cancels the component of the weight mg cos theta, hence there is no motion along the direction. The component of the weight mg sin theta is directed towards the mean position. अब कहने का मकसद है कि जो आप इसको ए पोजीशन पे ले जाते हैं तब इसकी जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं होती, तब इसकी फोर्स दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, एक है mg cos थीटा, एक है mg sin थीटा। mg इसका वेट है पर mg cos थीटा अलोंग कर रही है, स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट कर रही है, लेकिन mg sin थीटा है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये मोशन करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। At O, the bob has got the maximum velocity due to inertia. अब वो पॉइंट O पे पहुंचता है तो वो मैस जो है वो ड्यू टू इनर्शिया आगे चले जाता है, क्योंकि उसको वहाँ पे रोकने वाली कोई फोर्स नहीं होती, उस वक्त सिर्फ एक ही फोर्स होती है जो उसकी इनर्शिया की वजह से एक्ट कर रही होती है। As it does not stop at other, it continues to move towards the extreme position B. During its motion towards B, the velocity of the bob decreases due to restoring force. अब B तक पहुँचते हुए इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम होएगी, क्योंकि इसका वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा वो तो इसके मीन पोजीशन की तरफ एक्ट कर रहा है, तो उसको कोई इस तरफ दूसरी तरफ लेके जाने वाली फोर्स है ही नहीं, इसलिए वो दोबारा वापस मीन पोजीशन की तरफ आ जाएगी आफ्टर रीचिंग पॉइंट B. Due to its motion towards B, the velocity of the bob decreases. Due to restoring force, the velocity of the bob becomes zero as it reaches zero, as it reaches point B. अब पॉइंट B पे पहुंच के इसकी रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। आ गया, the restoring force mg sin theta still acts towards the mean position O, and due to this force the bob again starts moving towards the mean position O. In this way the bob continues its to and fro motion about the mean position. It is clear from the above discussion that the speed of the bob increases while moving from point A to O due to the restoring force which act towards O. Therefore, the acceleration of the bob is also directed towards O. Similarly, when the bob moves from O to B, its speed decreases due to the restoring force which acts towards O. Therefore, acceleration of the bob is again directed towards O. अब इस पूरे पैराग्राफ का यही मतलब है कि वो अपनी किस तरह मोशन कंटिन्यू रखता है, सेम एज अबव, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था अपनी वेट की वजह से, वेट की कंपोनेंट mg sin थीटा की वजह से। It follows that therefore acceleration of the bob is again directed towards O. अब acceleration throughout इसकी towards O है, even when it is in mean position तब इसकी acceleration जीरो हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो हो जाती है from mean position. It follows that the acceleration of the bob is always directed towards the mean position, hence the motion is simple of a simple pendulum is SHM. अब जब आप ये एक सिस्टम के लिए प्रूफ कर देते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन उसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तब हम ये कहते हैं कि ये मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक है। We have the following formula for a time period of a simple pendulum. अब सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड किस
चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, जी स्मॉल जी, जिसकी अर्थ पे वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और कुछ लोग इसको 10 भी कहते हैं। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू बाई अंडर द रूट एल बाई जी इज द फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसमें मैथ्स नहीं है, देखने गौर से, इसमें मैथ्स का जिक्र उसने नहीं किया, मतलब मैथ्स जो मर्जी हो बॉब का, जितना मर्जी बॉब का मैथ्स हो, जब तक कि वो स्ट्रिंग नहीं टूटती तब तक मैथ्स का वजन आप बढ़ा सकते हैं और उसका टाइम पीरियड सेम रहेगा। ठीक है, फ्रॉम द मोशन ऑफ दीज सिंपल सिस्टम्स वी कैन डिफाइन एस एच एम एस। अब हमने 3 सिंपल ऐसे सिस्टम देखे जो कि एस एच एम के बारे में हमें बताते हैं, तो हम एस एच एम को डिफाइन कर लेते हैं इस तरह। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब सेम वही पहली डेफिनेशन की, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, सेम वही चीज़ उसने उसको अल्फाज में बता दिया है कैसे होता है। In other words, when an object oscillates about a fixed position, mean position, such that its acceleration is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed towards the mean position, its motion is called SHM. ये भी SHM की ही डेफिनेशन है कि आपकी एक्सेलरेशन है वो आपकी मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है, मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है थ्रू आउट, और आपकी डिस्प्लेसमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ SHM समराइज्ड एज A body executing SHM always vibrates about a fixed position। अब ये बात याद रखनी है कि इन तीनों सिस्टम्स में एक मीन पोजीशन डिफाइंड होगी, जिसको हम O कहते हैं। अब SHM हमेशा एक फिक्स पॉइंट के गिर्द होगी, ठीक है। इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसकी एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही डायरेक्टेड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब ये इसकी डेफिनेशन है कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है और हमेशा एक्सेलरेशन जीरो होगी मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होगी। इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, जीरो एट एक्सट्रीम। अब वेलोसिटी का ऑपोजिट केस है, वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, जीरो एट एक्सट्रीम। नाउ वी डिस्कस डिफरेंट टर्म्स व्हिच कैरेक्टराइज सिंपल हार्मोनिक मोशन। वाइब्रेशन क्या होती है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। मतलब एक बॉडी जब ए पोजीशन से ओ की तरफ जाती है, फिर बी की तरफ जाती है, फिर दोबारा ओ की तरफ आती है, फिर दोबारा ए तक पहुंचती है, तब इसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है। टाइम पीरियड है एक वाइब्रेटिंग, टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए उसको कहते हैं हम टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस or cycles of a vibrating body in 1 second is called its frequency. It is reciprocal of time period, that is f is equal to 1 over t। मतलब कि number of cycles per second is called frequency। Amplitude, the maximum displacement of vibrating body on either side of its mean position is called its amplitude। ठीक है, अब maximum displacement on either side मतलब O से A तक का distance को आप amplitude कह रहे हैं, distance को, ना कि अच्छा नहीं displacement को, सॉरी, ना कि distance को। अब एक उसने सवाल दिया है कि हमने ए लेंथ दिया और हमें जी दिया हुआ है, हमारा फार्मूला याद है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। एल की वैल्यू क्या है 1 मीटर, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनके यूनिट्स देखने हैं, दोनों के यूनिट्स ऐसे सिस्टम के मुताबिक हैं, और फिर इनको फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशंस, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।